ओके, सो लास्ट टाइम थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 2 की बात हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो लास्ट टाइम वी एंडेड आवर डिस्कशन एट साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। साइक्लिक की क्या खास बात होती है कि साइक्लिक प्रोसेस आफ्टर साइकिल ऑफ इवेंट्स कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। तो जैसे हम ए से बी गए, मे बी फॉलोइंग सर्टेन पाथ, लेकिन हम बी से ए वापस आए सॉरी, हम बी टू ए आए फॉलोइंग अ डिफरेंट पाथ, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, वर्क डन बाय इन दिस प्रोसेस कितना हो जाता है, वर्क डन इज एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। जीरो नहीं होता इसका, जब तुम एक पाथ से फॉलो करके डिफरेंट पाथ से आते हो तो वर्क डन इज एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, ठीक है। इसमें भी खास बात क्या होती है, अगर ये कर्व साइक्लिक ऑर्डर में है, ये कौन सा ऑर्डर है साइक्लिक, इसका एरो लगा हुआ होता है ना, ए से बी गए फिर बी से है, तो एरो मैटर करता है इसमें। तो अगर ये किस तरह से कर्व है, साइक्लिक है, वो है सॉरी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज का वर्क डन पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज कर्व में वर्क डन पॉजिटिव होता है। उसका रीजन ये है एक्सपेंशन का, ये एक्सपेंशन है, ये पीवी डायग्राम है, सॉरी मैं ये तो मार्क करना भूल ही गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पीवी कर्व का एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ही होता है ना वर्क डन, याद है, याद है ये वाली बात या नहीं याद? अच्छा, जिसने पिछली बार क्लास नहीं की थी उसको क्या याद होएगा, याद है। तो पीवी कर्व का एरिया अंडर द कर्व वर्क डन होता है। तो ए से बी द प्रोसेस इज एक्सपेंशन। कैसे पता लगा एक्सपेंशन, क्योंकि तुम वॉल्यूम एक्सिस पे v1 से v2 आगे की तरफ जा रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ा है ना इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये वर्क डन तो हो गया पॉजिटिव, ए से बी का हो गया वर्क डन पॉजिटिव, जबकि बी से वापस आना वो कंप्रेशन है। कैसे पता लगा कंप्रेशन है, क्योंकि तुम v2 से v1 वापस जा रहे हो, ये तो ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ जा रहे हो ग्राफ में, तो ये कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन का वर्क डन यानी ये वाला वर्क डन नेगेटिव है, पूरा पॉजिटिव था, इतना नेगेटिव है, तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस, जो एक्चुअली माइनस ही हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बचा हुआ ये एरिया आ जाएगा, एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। तो फाइनली वर्क स्टेटमेंट हमारी फाइनल यही है कि वर्क डन जो होता है एरिया एनक्लोज इन द कर्व होता है, उसमें भी क्लॉकवाइज वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर ये कर्व एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर इसका नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये भी बात याद रखनी होती है, हमें क्वेश्चन में काम आ जाती है, पॉजिटिव वर्क लेना है कि नेगेटिव वर्क लेना है, ठीक है। फर्दर इन साइक्लिक प्रोसेस du जीरो हो जाता है, क्योंकि du इज अ स्टेट फंक्शन, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अगर तुम घूम के वापस वहीं आ गए तो इनिशियल और फाइनल तो सेम ही हो गया, ठीक है ना। तो इफ यू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, सेम हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, बिकॉज du इज अ स्टेट फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है या कुछ है ही नहीं? हाँ जी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक और रिवर्सिबल में क्या फर्क होना चाहिए? तो रिवर्सिबल क्या होते हैं, फॉलो सेम पाथ टू रिवर्स बैक टू ओरिजिनल स्टेट। एक्चुअली साइक्लिक में भी तो चीज वापस ही आ गई थी घूम के, लेकिन साइक्लिक और रिवर्सिबल में फर्क क्या है, साइक्लिक में वो जाने का पाथ अलग लेता है, आने का पाथ अलग लेता है, फॉलो जाने का अलग आने का अलग, तो वो तो कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन वो जिस पाथ को फॉलो करके गया, अगर उसी पाथ पे एज इट इज रिटर्न हो गया तो फिर उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है ना। इट फॉलोज द सेम पाथ टू रिवर्स बैक टू ओरिजिनल स्टेट, ठीक है ना। तो अगर ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कितना होना चाहिए, जीरो। ओ बेटे, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन जीरो होना चाहिए,
क्योंकि ये जैसे गया एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव हो गया, वर्क डन अंडर द कर्व, फिर ये उसी पाथ से वापस आ गया, तो कंप्रेशन का वर्क डन भी इतना ही हो गया। तो एक पॉजिटिव वर्क डन एक नेगेटिव वर्क डन, नेट वर्क डन तो जीरो हो गया, ठीक है ना। या ऐसे कह लो इसने कोई एरिया इनक्लोज ही नहीं किया कर्व ने, एरिया इनक्लोज कुछ है ही नहीं इसका, तो इसलिए इसका वर्क डन जीरो है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जस्ट डेफिनेशन के लिए। जो रिवर्स ना हो से रिवर्सिबल कहते हैं। सबको पता है सेल्स होते हैं ना, एक सेल तो होता है जो यूज करने के बाद फेंक देते हैं मुझे, क्योंकि 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 यानी ऐसा कोई हीट इंजन अपने आप काम करने वाला, एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब है जो अपने आप काम करे, तो ऐसा कोई हीट इंजन नहीं होता जो अपने आप कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर करे। क्योंकि हीट कहाँ ट्रांसफर होती है, हीट कहाँ ट्रांसफर होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर करने के लिए किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, हीट अपने आप ट्रांसफर हो जाती है ना। तो हाई से लो तो हीट अपने आप ट्रांसफर होती है, लेकिन लो से हाई क्या अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, तो मना कर रहा है वो, कह रहा कोई ऐसा हीट इंजन नहीं होता जो लो से हाई पे कन्वर्ट कर दे या ट्रांसफर कर दे विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। यानी ऐसा करने के लिए तुम्हें कुछ एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी, तब ऐसा होगा, वरना नहीं हो सकता। अपने आप सेल्फ सफिशिएंट इंजन नहीं हो सकता जो कम से ज़्यादा पे ट्रांसफर करे, ठीक है ना। क्या हमारे पास, अब यहाँ हम इंजन की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास, मतलब हीट इंजन के एग्जांपल क्या होते हैं, पहले तो इसकी बात करते हैं। हीट इंजन कहाँ यूज होते हैं, क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलना है। हीटर, हीटर में कौन सा इंजन होता है, हीटर हीटर होता है। जनरेटर भी अपने आप में हीट इंजन नहीं है, हाँ कोल का इंजन है। मैं तो वो एग्जांपल ये मैंने बता दिया तो बता ही दोगे। वैसे उसमें बताया तो सारे ही जो गाड़ियों के इंजन, ठीक है जी, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, ये सारे हीट इंजन होते हैं। हाँ सीएनजी भी हीट इंजन ही है सबके अंदर। अब इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक हीट इंजन नहीं होगा, क्योंकि इन सारे इंजन के अंदर चाहे वो किसी भी तरह का फ्यूल यूज करता हो, फ्यूल यूज करने का मतलब फ्यूल बर्न होएगा, फ्यूल बर्न होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो काम किस कॉन्सेप्ट पे कर रहा है, हीट प्रोड्यूस के काम, उस पर तो काम कर रहा है। फ्यूल बर्न होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तभी तो चलेगा, तो वो हीट इंजन है, ठीक है ना। तो सारे गाड़ियों के इंजन हीट इंजन होते हैं। तो उसने हमें पहली बात क्या बोली, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन जो 100% हीट को एनर्जी में ट्रांसफर कर दे या वर्क डन में ट्रांसफर कर दे, ठीक है ना। यानी कि जो भी हमारी गाड़ियाँ होती हैं, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तुम्हें पता होगा कि पहले जो गाड़ियाँ होती थी, पुरानी गाड़ियाँ, उनकी एवरेज कम होती थी, अब एवरेज बेटर होती है ना। 90 एवरेज की स्पीड नहीं बात कर रहा मैं, पर किलोमीटर एवरेज की बात कर रहा हूँ, पर लीटर ऑफ फ्यूल। हाँ हाइब्रिड कार दे सकती है, लेकिन उसमें खाली वो नहीं है ना फिर फ्यूल, उसका सिस्टम भी अलग हो गया। कौन सी देती है वैसे 90? ओ बेटे 60-70 का तो मैंने भी सुना हुआ है, 90 का चल होती होगी, हाँ चलो जो भी है। खैर एनीवेज, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ होती है, इंजन में इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि कोई भी हीट इंजन 100% ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है। जो पुराने हीट इंजन होते थे वो करते थे, मतलब पेट्रोल इंजन वो करते थे 20% के आसपास ट्रांसफर। कोल वो तो स्टीम इंजन हो गया, वो स्टीम इंजन हो गया, उसकी तो और कम एफिशिएंसी होती है। स्टीम इंजन तो 10% भी मुश्किल से काम करता था, कोयला ज़्यादा जलता था, काम कम होता था उससे, उसमें तो पूरे वो जल देंगे ना, बहुत सारा कोयला है ना। तो कोल इंजन इतने एफिशिएंट नहीं होते। पेट्रोल इंजन पहले 20% तक एफिशिएंट होते थे, अब वो 40% तक एफिशिएंट होने लग गए हैं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से। तो क्या पता, डेवलपमेंट तो इसी को कहते हैं, क्या पता वो आगे 70% तक भी हो जाए, लेकिन 100% नहीं हो सकता, ये उसने एज ए लॉ बता दिया कि 100% नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है ना। फिर दूसरे लॉ की अगर बात करें कि कोई हीट इंजन ऐसा नहीं होता जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर करे, क्या इसका कोई एग्जांपल होता है हमारे पास गुंतास, जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर करे हीट को, क्या कोई चीज़ होती है ऐसी? लो से हाई पे कैसे ट्रांसफर होती है हीट? हीट थोड़ी ट्रांसफर होती है लो से हाई, हीट तो हमेशा हाई से लो की तरफ ही जाती है। हाँ जी, मैं वो इंजन की बात कर रहा हूँ, वैसे भी कोई इंजन जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करता हो, क्या कोई होता है हमारे पास एग्जांपल? तो इसका एग्जांपल होता है
हर वो चीज जो हमें कूलिंग देती है, एसी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। एसी और रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, कूलर, कूलर एक्चुअली हीट इंजन नहीं है, कूलर तो फैन है, कूलर तो सिर्फ फैन है। और बस तुम क्या करते हो, साइड में वाटर का वो पैड लगा के हवा को थोड़ा ठंडा कर देते हैं। मतलब एक्चुअली वो ट्रांसफर थोड़ी कर रहा है हाई से लो की तरफ हीट को, या लो से हाई की तरफ ट्रांसफर थोड़ी कर रहा है, लेकिन एसी कर रहा है। एसी क्या कर रहा है, रूम में से, एक रूम में जो ऑलरेडी ठंडा है वहां से उसको तो और ठंडा कर रहा है, यानी वहां से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और थ्रो कहाँ कर रहा है, बाहर सराउंडिंग्स में। क्योंकि जो हीट, अगर तुम विंडो एसी की बात करोगे तो उसकी बैक साइड से हीट निकलती है ना। अगर हम इस एसी की बात करें तो इसकी जो आउटर यूनिट होती है वो हीट थ्रो कर रही होती है। अभी बात कर लेते हैं उसकी भी। तो एसी का मतलब, एसी एक रिवर्स हीट इंजन है जो कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या ये सेकंड लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट को क्यों नहीं कर रहा वायलेट? क्या वो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है? सी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि सेकंड लॉ ने तुम्हें एक बात बोली है, कोई ऐसा हीट इंजन नहीं होता जो अपने आप ये काम कर ले, अनएजेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एसी को तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, ये खुद थोड़ी काम करता है। आई बात समझ में? एसी या रेफ्रिजरेटर रिवर्स में जब काम करता है तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देनी पड़ती है उसको, हमें एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है ना। तो वही तो बोल रहा है, अनएजेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी नहीं हो सकता, यानी कोई हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता जो अपने आप करे हाई से, मतलब लो से हाई की तरफ ट्रांसफर। बट ये अपने आप थोड़ी कर रहा है, इसको तो एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। बात समझ आ गई? तो ये रिवर्स हीट इंजन है, ठीक है। तो ये तो हो गई सिर्फ स्टेटमेंट्स की बात। छोटा सा हीट इंजन कर लेते हैं, स्कूल में कराया जाए। हाँ, तो हीट इंजन कैसे काम करेगा कौन बताएगा? अक्षत, अक्षत, अक्षित, जो भी है बता बता कैसे काम करेगा, वैभव बताएगा। टेम्परेचर T1 T2, हाँ जी सुन लो, अब दोबारा सुन लो। सोर्स एट T1, T1 इज द हायर टेम्परेचर, वहाँ हायर लिखा है मैंने, एक्चुअली इट इज हायर टेम्परेचर। तो सबसे पहले एक सोर्स की बात, इसमें तीन चीजें होती है, एक सोर्स होता है, सोर्स का टेम्परेचर हाई है, एक वर्किंग सब्सटेंस है जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हाई टेम्परेचर से तो कोई भी हीट एब्जॉर्ब खुद ही कर सकता है, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, हाई से लो तो हीट अपने आप चली जाती है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर के सोर्स से इट विल एब्जॉर्ब सम हीट, है ना। तो Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब्ड, ये लिखा हुआ है हमने। देन इट विल डू सम वर्क, जिसको हमने W से शो कर दिया, वर्क डन। फिर वर्क डन करने के बाद, क्योंकि लॉ ने कहा था कोई भी इंजन ऐसा नहीं होता जो 100% कन्वर्ट कर ले, 100% वर्क डन कर ले, तो इसने जितनी हीट एब्जॉर्ब की होगी क्या ये उतना वर्क डन कर लेगा? नहीं। तो इसका मतलब इसके बाद कुछ हीट बच जाएगी वर्क डन के बाद, तो जो बची हुई हीट है उसको ये रिजेक्ट करेगा सिंक के ऊपर। रिजेक्ट करने के बाद सिस्टम रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट, हीट रिजेक्ट करने का ओरिजिनल वापस आ गया, फिर दोबारा सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, वर्क डन करेगा, रिजेक्ट करेगा, रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट, एब्जॉर्ब करेगा, वर्क डन करेगा, रिजेक्ट करेगा, रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट, चलता रहेगा इंजन। ये तो होता है इंजन चलना। बात समझ आई या नहीं आई? अब इस इंजन की अगर हम बात करें बेसिक, तो ये जैसे गाड़ियों के इंजन होते हैं, तो तुम्हें पता है गाड़ियों में इंजन जो होते हैं वो कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ रिजेक्ट करते हैं? सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है? वेरी गुड। तो तूने देखा सराउंडिंग में कहाँ रिजेक्ट करते हैं? बिल्कुल, एग्जॉस्ट भी लगा होता है, और गाड़ी के स्टार्ट गाड़ी के आगे खड़े हो गए तो यू कैन फील द हीट, क्योंकि वो बाहर आगे से हीट को रिजेक्ट कर रहा होता है, रेडिएटर लगा हुआ होता है। जो फ्रंट ग्रिल है, ग्रिल के जस्ट पीछे एक ब्लैक कलर का रेडिएटर होता है। उसमें किस चीज़ में मोटर नहीं होता? किसको चलाने के लिए? मोटर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होती है,
वैसे नॉर्मल गाड़ियों में भी होती है बैटरी चार्ज करने के लिए मोटर, वो एक अलग चीज है। मोटर मोटर जो होती है ना वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसे बोलते हैं मोटर, ठीक है ना। जो पेट्रोल से चलता है या फ्यूल से चलता है उसको इंजन बोलते हैं, मोटर नहीं बोलते फिर। तो यहाँ इंजन है। हैं जी, देखो अच्छा चलो भाई, देखो इसने क्वेश्चन पूछा है एक, फ्यूल से कैसे हीट एब्जॉर्ब करता है, तो कोई कुछ बताना चाहता है? सिंपल बात है मेरे ख्याल में, फ्यूल बर्न होएगा, कोई भी चीज बर्न होगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो सिस्टम में हीट प्रोड्यूस होगी। इसमें क्या होता है, सिलेंडर, तुमने फ्यूल बर्न कैसे हो गया? अब गाड़ियों के इंजन की अगर बात करोगे तो फ्यूल टैंक होता है, अब वो गाड़ी जल भी तो जाती है कभी कभी, लेकिन वो इसकी वजह से नहीं जलती, ठीक है ना। तो मेन होता क्या है, फ्यूल ड्रॉप ड्रॉप करके जा रहा होता है इंजन में, ठीक है ना, फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं उसको, वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है ना। फ्यूल इंजेक्ट होता है इंजन में। इंजन में क्या होता है, इग्निशन, इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग लगते हैं, अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो स्पार्क प्लग होते हैं उसमें, तो स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, उस स्पार्क से क्या है, फ्यूल बर्न हो जाएगा, ठीक है ना। इंजन के अंदर फ्यूल बर्न हो गया, फ्यूल बर्न होते ही, फ्यूल बर्न होते ही हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट को, इसमें होती है गैसेस, जो मेन इंजन है, इंजन में गैस होती है, जब गैस हीट को एब्जॉर्ब करती है तो हीट को एब्जॉर्ब करके गैस एक्सपेंड करती है, सुना ये बात, पता है? कोई भी गैस या कोई भी चीज एक्सपेंड करती है हीट होने पे, तो गैसेज एक्सपेंड करती है। तो सिलेंडर में जब गैस एक्सपेंड होती है तो जो पिस्टन से कनेक्टेड होता है, वो पिस्टन बाहर मूव करता है गैसेज के एक्सपेंड करने से, तो पिस्टन की मूवमेंट से ही व्हील चलता है, ठीक है ना। इसके लिए तुम कोई वीडियो देख सकते हो, अब यहाँ पे वीडियो अगर चल सकता होता तो खैर चल तो सकता है, बट मुझे पता नहीं है कैसे चलेगा। चला देगा वीडियो यूट्यूब पे, चला आके देखना, मुझे नहीं पता। यार मुझे क्यों हिला रहा है तू, क्या चाहता है? कहाँ? हीट इंजन, हीट इंजन एंड हीट पंप, ये तो मेरे को लग रहा है बेसिक से बता देगा, हीट इंजन की वर्किंग देखनी है हमने। कैसे काम कर रहा है ये वाला देख सकते हैं हम। थ्री 3.31, वैसे तो ये, चलो इसको देख लेते हैं। कहाँ है हीट का वो, उसका साउंड कहाँ से होगी? ये वाली, हाँ ये वाली ज़्यादा अच्छी है, सही कह रहा है। कौन सा वाला वीडियो? कहाँ पर है फुल? ये तो फुल स्क्रीन हो गया, और आ रही है, बस आ ही रही है, सफिशिएंट है। ओह अब इसने डिफरेंट पार्ट्स इसके एक्सप्लेन कर दिए हैं, एक मिनट रोको। ये क्या होता है, तो वीडियो पीछे चला गया,
ओहो यार, मेरे को ना थोड़ा कमी आती हैं सब चीज़ें। तू आ जाना एक बार उठ के, इंस्ट्रक्शंस दिया है वो कर ले। ये एक और बार कर देख। नहीं ये वो नहीं है। हमने वैसे ये वाला चलाया था तो आ गया था उसके साथ। हाँ यही तो है, यही है, पता नहीं। Heat engines and second law of thermodynamics. According to the first law चल लेते of कोई नहीं। thermodynamics, heat and work are mutually interchangeable. This law does not mention जरूरत है फुल स्क्रीन करने की? flow of heat. Second law of thermodynamics gives the direction of flow of heat energy. Before stating the law, there is मैं फिर कुछ गड़बड़ कर दूंगा। is converted into mechanical energy in a heat engine. Heat engine is a device used for converting heat energy constantly into mechanical work. The schematic diagram of a heat engine is shown here. The three essential parts of a heat engine are source or hot body, working substance, and sink or cold body. The working substance is taken along the cycle of operations. In this process, the working substance absorbs heat from the source, transforms part of it into mechanical energy, and the remaining part of heat is rejected to the sink. After completing the operation, the working substance comes back to its original state. Heat energy is never converted completely into mechanical energy. That is, efficiency of a heat engine is never equal to 100%. Thus, we can define efficiency of an engine as the ratio of external work done to the amount of heat absorbed from the source. ये बात समझ में आई? In heat engines, the working substance takes heat Q1 from source and एफिशिएंसी वाली बात समझ में आई? तुम्हारी एफिशिएंसी कैसे देखी जाती है? अगर तुम्हारी एफिशिएंसी देखनी हो तो कैसे देखेंगे तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ जी, वो ये देखेंगे तुम्हारी एफिशिएंसी के लिए, भाई इतनी स्कूल फीस दी, इतनी ट्यूशन में पैसे खर्च किए, मार्क्स कितने आए इन दी एंड हैं? बोलते नहीं है? चल तेरे मार्क्स थोड़े ठीक ठाक से आ जाते हैं ना, इसलिए नहीं बोलते। मैं वैसे बता रहा हूँ एफिशिएंसी कैसे मेजर होएगी, है ना? ऐसी होनी चाहिए, लॉजिक है भाई। फाइनली रिजल्ट क्या आया? एक इंजन के लिए क्या होना चाहिए? हमें क्या मिला? वर्क डन। हमें मिला वर्क डन। हम तो ऐसे बोलेंगे वर्क डन, और कितना पेट्रोल फूंका, वो कंजम्पशन है ना? तो वर्क डन ये तो आउटपुट है, और इनपुट क्या है? जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है Q1, क्योंकि वो फ्यूल बर्न हुआ है ना, वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो एक्चुअली इंजन की एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, W अपॉन Q1। ठीक है, अभी आएंगे उस पर भी फॉर्मूले में। temperature T1 rejects the heat Q2 to the sink at temperature T2 and does some work W. Eta is equal to Q1 minus Q2 by Q1. Eta is equal to 1 minus Q2 by Q1. ये फॉर्मूला नोट कर लो, There are two types of heat या चलो मैं लिख दूंगा अभी, रुक जाओ। They are internal combustion engine and external combustion engine. ये वैसे थ्योरी ज़्यादा पढ़ा रहा है। Petrol and diesel engines are internal combustion. आगे चलें इस पे? Steam engine is an external चलो ऐसे देख लो एक बार। combustion engine. Click on the link provided to see the working of an internal combustion engine. यही कर लेते हैं ना हम। क्यों? ये इंटरनल कम्बशन इंजन है। इंटरनल कम्बशन इंजन में क्या होता है? कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। ये सिलेंडर है, ये इंटरनल कम्बशन इंजन है। एक होता है एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। जो स्टीम इंजन होते थे ना पुराने जमाने के, वो एक्सटर्नल कम्बशन होते थे, क्योंकि इसमें क्या होता है? कोयला अलग जलता है, इंजन अलग होता है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो कोल बर्न हुआ,
कोल बर्न होने से हीट प्रोड्यूस होती है, वो स्टीम जनरेट करती है, स्टीम जाती है फिर इंजन में और इंजन वर्क करता है उससे। यानी इंजन अलग है, कंबस्शन अलग हो रहा है। बात समझ आएगी? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। लेकिन अब वो चीज़ें तो यूज़ होती नहीं, अब होते हैं पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। इसमें तो एक इंजन होता है, वहीं सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर, ये स्पार्क प्लग होगा मेरे को, ये हाँ ये स्पार्क प्लग है। फ्यूल इंजेक्टर पता नहीं ये इसने एसी को दिखा रखा है या कोई और है। इसमें फ्यूल इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिलेंडर है इसका मेन, ये पिस्टन है, पिस्टन मूव करता है, पिस्टन की अप डाउन मोशन से व्हील चलता है, ये इंजन है ना। तो इसमें गैसेज है, फ्यूल आएगा, फ्यूल बर्न होगा, इग्निशन, ये इसको इग्नाइट कर देगा, फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगा तो गैसेज एक्सपेंड होंगी। जब वो गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन को पुश कर देगी डाउनवर्ड्स, है कि नहीं। पिस्टन डाउनवर्ड पुश होगा, व्हील घूमेगा। फिर ये व्हील एकदम से तो रुकेगा नहीं पेंडुलम की तरह, ऐसा तो नहीं है पेंडुलम को छोड़ा यहाँ पे आके रुक गया, आगे भी तो जाएगा। तो व्हील जो घूमा वो व्हील वापस इसको पुश कर देगा बैक, इसी के अंदर ही, ठीक है ना। तो वापस जब पुश बैक होगा वो इसका एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाएगा, उस टाइम जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो बाहर निकल जाएंगी इसमें से, और फिर ये दोबारा काम करेगा, सेम प्रोसेस। फिर फ्यूल आएगा, फिर हीट एक्सपेंड करेगी, ये फिर नीचे जाएगा, फिर ये वापस ऊपर जाएगा, हीट को उसको गैसेज को वापस बाहर निकाल देगा एग्जॉस्ट की फॉर्म में, और प्रोसेस चलता रहेगा। इंजन तो चलता रहेगा ना लगातार, तो ये इंजन बहुत तेज तेज चलता रहता है और हमारा व्हील घूमता रहता है, ये सिस्टम होता है इसका। अब समझ में आ गया? इसमें जो नंबर ऑफ साइकिल्स, जैसे तुम गाड़ी में देखते हो आरपीएम मीटर होता है, आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशंस या राउंड पर मिनट, है ना। तो वो 4000 यानी एक सेकंड में 4000 या एक मिनट में 4000 बार अप डाउन, ठीक है ना। तो ऐसे चलता है, रीडिंग नहीं, वो रिवोल्यूशंस पर मिनट या इसके जो भी साइकिल्स पर मिनट उसको रिप्रेजेंट करता है वो आरपीएम मीटर। तो 4000, 6000, 8000, ठीक है ना। जब तुम ज़्यादा प्रेस करते हो एक्सेलरेटर को तो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इतनी बार चलता है वो एक सेकंड में, तो बहुत तेज चलता है तो इंजन। आगे बात समझ में, काम कैसे करता है, अब कुछ बताने की जरूरत है इसमें और? चलो देख लो इसको तो, क्योंकि चैप्टर तो ओवर सही है, बस एफिशिएंसी और बतानी है मुझे, काम खत्म हो जाएगा। हाँ अभी हो ही कर ही देंगे, अभी कर रहे, रुक जा। ये क्या लिखा है? अच्छा, इसके डिफरेंट स्ट्रोक्स के बारे में बता रखा है, देख लो इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज ही बढ़ेगी। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट निकलते हैं वापस, जब ये वापस अंदर जाता है ना तो एग्जॉस्ट बाहर की तरफ थ्रो ऑफ हो जाते हैं। ये देखो, अरे बहुत छोटा सा वीडियो दिखाता है यार ये तो। बीच वाले में इग्नाइट कर रहा है। The fact that heat energy is never completely converted to mechanical energy has become the second law of thermodynamics. There are several equivalent statements of the second law of thermodynamics. Lord Kelvin stated, "It is impossible to construct a device operating in a cycle for the sole purpose of extracting heat from a reservoir and changing it entirely into an equal amount of work without rejecting a part of the heat." This statement simply means an engine can convert only a part of the heat energy into mechanical work. Clausius' statement, "It is not possible for a self-acting machine, unaided by any external agency, to transfer heat from a body at low temperature to another body at higher temperature." This statement also means no heat engine is 100% efficient. खत्म हो गया, अभी क्या करूं? अब बताओ क्या करूं? नाउ व्हाट, इससे कैसे बाहर निकलेंगे? होम, ओके। तो Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब, जल्दी से बस एक फॉर्मूला लिख लो इसमें, किसी के स्कूल में कराएंगे तो कर लेना। Q2 इज द हीट रिजेक्टेड, तो वर्क डन हो जाता है Q1 माइनस Q2,
तो मान लो 100 जूल उसने एब्जॉर्ब करे, 60 रिजेक्ट कर दी, तो काम तो 40 का ही हुआ, ऐसे बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है हमें क्या मिला और हमने क्या दिया। तुम कहेंगे हमें मिला वर्क डन और हमने क्या दिया था, ही किसको, Q1। तो इस फॉर्म में हम देखेंगे। तो वर्क डन इज Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, या 1 माइनस Q2 बाय Q1। Q2 बाय Q1 इज ऑल्सो इक्वल टू T2 बाय T1। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट इसको लिख दोगे 1 माइनस T2 बाय T1, जहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन ही यूज होंगे, टेम्परेचर इन केल्विन ही यूज होगा।